क्या कभी सोचा है कि दुनिया को असल में चलाता कौन है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना पावर का बैलेंस लगातार बदलता रहा है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये ग्लोबल पावर की कहानी कैसे बदली है और आज हम कहां आकर खड़े हुए हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज हम कहाँ हैं, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो सोचिए, उस भयानक जंग के बाद दुनिया के स्टेज पर आखिर कौन था जो सबसे ताकतवर बनकर उभरा? देखिए, जंग के बाद की दुनिया ना फौरन दो सुपर पावर्स के बीच एक जबरदस्त टकराव में फंस गई थी। और ये एक ऐसा दौर था जिसने करीब करीब आधी सदी तक, मतलब 50 साल तक दुनिया की पॉलिटिक्स को तय किया। इस दौर को कहते थे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। अब ये कोई आम जंग नहीं थी जहां सेनाएं मैदान में आमने सामने लड़ रही हों। नहीं, ये आइडियोलॉजी यानी विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक दूसरे पर दबदबा बनाने की जंग थी। हाँ, सीधी लड़ाई का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन वो कभी हकीकत में नहीं बदला। पूरी दुनिया कह सकते हैं दो अलग अलग टीमों में बट गई थी और हर टीम का एक कैप्टन था। एक तरफ था अमेरिका, जो कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल की आजादी की बात करता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो कम्युनिज्म, स्टेट कंट्रोल और ग्रुप आइडियल्स की वकालत करता था। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं थी, ये जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत क्या था? बर्लिन की दीवार। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट की एक दीवार नहीं थी, ये एक आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा था, जिसने एक महाद्वीप को, परिवारों को और विचारधाराओं को अलग कर दिया था। ये दो दुनियाओं के बीच एक कड़वी सच्चाई की तरह खड़ी थी। दशकों तक ऐसा लगा कि ये बाइपोलर वर्ल्ड, मतलब दो सुपर पावर्स वाली दुनिया कभी नहीं बदलेगी। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो में से एक सुपर पावर, जो एक कभी न हारने वाले जायंट की तरह लगती थी, बिखरने लगी। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया देखती रह गई। 1985 में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधार शुरू किए। 1989 आते आते इन्हीं सुधारों की लहर ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। और बस 2 साल बाद 1991 तक ताकतवर सोवियत संघ खुद ही टूटकर बिखर गया। जो सिस्टम इतना पक्का लग रहा था, वो कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सुपर पावर ढह कैसे गई? असल में इसके पीछे कई वजह थीं। सोवियत संघ की इकोनॉमी बुरी तरह पिछड़ रही थी। उसकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वेस्ट की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा ध्यान अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर था, और इस चक्कर में वो अपने ही लोगों को बुनियादी सामान और आजादी देने में नाकाम रहा। तो सोवियत संघ के गिरने के साथ ही दुनिया का पूरा गेम ही बदल गया। दो ध्रुवों वाली दुनिया खत्म हो गई और दुनिया ने एक बिल्कुल नए, अनजान से दौर में कदम रखा। अचानक दुनिया के मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा था, अमेरिका। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी दौर को यूनिपोलर मोमेंट कहा गया। एक ऐसा वक्त जब सिर्फ एक ही देश के पास बेजोड़ मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल ताकत थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या अमेरिका का यह दबदबा हमेशा कायम रहने वाला था, या फिर दुनिया के स्टेज पर कुछ नए खिलाड़ी एंट्री लेने वाले थे जो इस एक तरफा दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार थे? यहीं से कहानी में एक नया और भी दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही 21वीं सदी शुरू हुई, यह साफ होने लगा था कि यह अनपोलर मूवमेंट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दूसरे देश और संगठन अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए, जिससे एक नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया बन रही थी। यूरोप में कई देश एक साथ आए और उन्होंने एक अनोखी चीज बनाई, यूरोपियन यूनियन। यह सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि यह एक जबरदस्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत बन गया, जो अपने आप में एक सुपर पावर की तरह काम कर रहा था। सोचिए जरा, यूरोपियन यूनियन की वो सारी बातें हैं जो एक देश की होती हैं। उसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, और सबसे बड़ी बात, अपनी करेंसी है, यूरो, जो अमेरिकी डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। उसकी मिली जुली इकोनॉमी और एक जैसे नियम उसे वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। और फिर एक और विशालकाय ताकत का उदय हुआ, जो ग्लोबल पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदलने वाली थी। ये नंबर देखिए, 2040। ये वो साल है जब कई इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी। 100 साल से भी ज्यादा समय में यह पहली बार होगा जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं रहेगा।
तो चीन ने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने शॉक थेरेपी वाला रास्ता नहीं अपनाया, मतलब रातों रात सब कुछ बदल देने वाला तरीका जिसने पुराने सोवियत देशों को बर्बाद कर दिया था। इसके बजाय चीन ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोला। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी आई। पहले खेती को प्राइवेटाइज किया, फिर इंडस्ट्रीज को, और फिर धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गए। ये एक धीमी लेकिन जबरदस्त कामयाब स्ट्रैटेजी थी। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? वो बाइपोलर और यूनिपोलर दुनिया अब इतिहास की बातें हैं। हम एक नए ग्लोबल गेम में हैं जिसमें कई खिलाड़ी हैं और नियम लगातार बदल रहे हैं। तो अगर पूरी कहानी को देखें तो हम दो सुपर पावर्स के टकराव से एक सुपर पावर के दबदबे वाले दौर में आए और अब हम एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हकीकत में जी रहे हैं। अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन तो बड़े खिलाड़ी हैं ही, लेकिन रूस अपनी मिलिट्री ताकत से और भारत अपनी बढ़ती इकोनॉमी और आबादी के साथ काफी असर डालते हैं। मतलब ये कि स्टेज अब काफी भर गया है और हर कोई अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगा है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये ताकतें बढ़ रही हैं और एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, 21वीं सदी और उसके बाद दुनिया को लीड कौन करेगा? क्या कोई एक देश हावी होगा या फिर हमें सहयोग और टकराव का एक और भी उलझा हुआ जाल देखने को मिलेगा? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसके नतीजे हम सबको प्रभावित करेंगे।